नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद मची भगदड़ की, भारत जोड़ो यात्रा की कर्नाटक में हुई वापसी की, जानेंगे अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगा झटका, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या है कमलनाथ की रणनीति, बात करेंगे राजस्थान बीजेपी में तेज हुई हलचल की, पाकिस्तान के पूर्व पीएम को लेकर चुनाव आयोग के फैसले की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की बढ़ती मुश्किल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कोर्ट ने कहा धर्म की परवाह किए बिना तत्काल करें कार्रवाई, घृणा का माहौल देश पर हो गया है हावी। जेल में ही मनेगी अनिल देशमुख और संजय राउत की दीपावली, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख की जमानत याचिका हुई खारिज, सांसद संजय राउत की जमानत पर 2 नवंबर तक टली सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनने के लिए दिए गए सभी आवेदनों को किया खारिज, अब 2 नवंबर को होगी सुनवाई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 104 अंकों की तेजी के साथ 59,307 अंकों पर हुआ बंद, निफ्टी 12 अंक की तेजी के साथ 17,576 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल में जब से चुनावी बिगुल बजा है, राज्य में राजनीतिक दलों में हलचल भी बढ़ गई है। हर दल खुद को मजबूत कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी कमजोर हो रही है और टिकट बंटवारे के बाद से पार्टी में भगदड़ मच गई है, जिससे बीजेपी चुनाव से पहले ही हार के कगार पर नजर आ रही है। तो अब किसने छोड़ा बीजेपी का साथ, देखिए रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी में टिकटों के बंटवारे के बाद बगावत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य में एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए 11 विधायकों का टिकट काट दिए हैं और कई पूर्व मंत्री जो चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें टिकट नहीं दिया है। अब इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने खुलकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और राज्य में बीजेपी का दांव अब उस पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। धर्मपुर में परिवार में ही हुई बगावत, भाई के खिलाफ बहन वंदना गुलेरिया कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव। शिमला ग्रामीण से बीजेपी ने रवि मेहता को टिकट दिया है। 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर प्रमोद शर्मा बागी हो गए हैं, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। किन्नौर में बीजेपी ने पूर्व विधायक तेजवंत नेगी का टिकट काटकर वन विभाग के वाइस चेयरमैन सूरत नेगी को पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद तेजवंत नेगी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने कांग्रेस से आए लखविंदर राणा को टिकट दिया है। इससे पिछली बार के प्रत्याशी केएल ठाकुर ने अपने 125 पदाधिकारियों के साथ पार्टी के इस्तीफा दे दिया है और बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी ने करसोग में सिटिंग एमएलए हीरालाल का टिकट काटकर दीपराज कपूर को प्रत्याशी बनाया है। हीरालाल ने दीपराज को पैराशूट बताकर बागी होने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा झटका आशीष शर्मा ने दिया है, जो कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और अब हमीरपुर से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वैसे दूसरी पार्टियों के लिए बगावत आम बात हो सकती है, लेकिन अनुशासित माने जाने वाली बीजेपी के लिए सामान्य घटना नहीं है। बीजेपी के मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर रिवाज बदलने के सपने देख रहे हैं। इन सपनों पर हर तीसरे विधानसभा क्षेत्र में टिकट दावेदारों और उनके समर्थकों के बगावती तेवर पानी फेर सकते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही है तो वहीं कांग्रेस मजबूत हो रही है, जिससे हिमाचल चुनावों में कांग्रेस को फायदा मिलना तय माना जा रहा है। वैसे कांग्रेस सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूत हो रही है, जिसकी वजह है भारत जोड़ो यात्रा, जो अब एक बार फिर कर्नाटक पहुंच गई है। तो आंध्र प्रदेश में कैसा रहा यात्रा का सफर, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आ रही हर एक तस्वीर एक कहानी बयां कर रही है, एक संदेश दे रही है और साथ ही साथ ये संकेत भी दे रही है कि 2024 में कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि इन तस्वीरों में कांग्रेस और आम जनता की बढ़ती नजदीकियां दिख रही हैं और इस यात्रा ने खासकर राहुल गांधी की लोकप्रियता में खासा इजाफा किया है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए वो जनता से रूबरू हुए और अपनी इन मुलाकातों की तस्वीरें कांग्रेस सांसद अपने फेसबुक और ट्विटर पर भी साझा करते हैं। उसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज फिर अपने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया। कुछ सेकंड के इस वीडियो में राहुल एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर बैठाते नजर आए। उसके बाद ये बच्ची राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलती हुई नजर आ रही है। एक छोटी सी बच्ची के साथ बिताए इन पलों का वीडियो साझा करते हुए राहुल ने एक प्यारा सा संदेश देने की कोशिश भी की। राहुल ने फेसबुक पर लिखा, बेटियों को सर आंखों पर रखो, कल ये बेटियां देश की उंगली थाम
उसे आगे ले जाएंगे। राहुल के इस वीडियो ने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे पहले भी कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुके हैं, जिसके जरिए कांग्रेस ने कई संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही वो तस्वीरें इस बात का सबूत है कि पार्टी की मेहनत सफल हो रही है और कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसी का असर है कि यात्रा में शामिल यात्रियों का उत्साह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब आंध्र प्रदेश में तहलका मचाने के बाद यात्रा एक बार फिर कर्नाटक में वापसी कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, जो बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। वैसे टेंशन में तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी आ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी को करारा झटका जो मिला है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। आखिर क्या है मामला जिसमें लगा टेनी को झटका, आइए देखते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आज सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने अजय मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल अजय मिश्रा ने प्रभात गुप्ता की जान लेने वाले मामले को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से ट्रांसफर कराकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रभात गुप्ता मामले की अंतिम सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी। बता दें कि केस की अगली सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में 10 नवंबर को होनी है। इसी तारीख पर केस की अंतिम सुनवाई भी होनी है। गौरतलब है कि साल 2000 में सपा के उभरते छात्र नेता प्रभात गुप्ता की घर के पास गोली मारकर जान ले ली गई थी और इसी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 3 लोग आरोपी हैं। अब इस मामले को टेनी इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते थे, जबकि वादी पक्ष की ओर से याचिका लगाई गई थी कि अजय मिश्रा टेनी अपने रसूख का इस्तेमाल कर केस में अंतिम सुनवाई नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से केस में बार बार तारीख लग रही है। इससे न्याय बाधित हो रहा है। इनकी जमानत याचिका निरस्त हो, जिसकी सुनवाई पूर्व में 10 अक्टूबर पड़ी थी। वहीं अब कोर्ट ने टेनी की याचिका को खारिज करके उनको करारा झटका दिया है। इससे पहले भी 6 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टेनी को फटकार भी लगाई थी। मंत्री के वकील ने केस ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन चीफ जस्टिस के यहां लगाने की जानकारी दी। वकील के तर्क के जवाब में जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल की डबल बेंच ने कहा, ये संभव नहीं है, पूरा देश समझ रहा है आप क्या चाहते हैं, और ऐसे में एक बार फिर याचिका का खारिज होना टेनी के लिए बुरी खबर है। प्रभात गुप्ता मामले में अब अंतिम सुनवाई 10 नवंबर को होगी और अगर अजय मिश्रा टेनी दोषी पाए गए तो उनकी लोकसभा सदस्यता के साथ ही मंत्री पद भी जा सकता है, यानी कुर्सी हाथ से चली जाएगी। वैसे कुर्सी तो बीजेपी के हाथ से भी जा सकती है, वो भी मध्य प्रदेश की, जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है और पूर्व सीएम कमलनाथ ने नई रणनीति बनाई है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, लेकिन कांग्रेस के 2 दर्जन विधायकों का ईमान डोल गया और वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत तो की, उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी चले गए। बाद में ये संख्या 29 तक पहुंच गई। दिग्विजय सिंह का दावा है कि विधायकों का ईमान नहीं डोला था, बल्कि उन्होंने अपना सौदा 25-25 करोड़ रुपए में किया था और अब सिंधिया समर्थक इन विधायकों को दोबारा विधानसभा जाने से रोकने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 सीटों के लिए प्लान बनाया है, लेकिन 29 सीटों के लिए उसने स्पेशल तैयारी की है। कमलनाथ की सरकार को गिराने वाले सिंधिया समर्थकों को सबक सिखाने की तैयारी है। इसके लिए अभी से सिंधिया समर्थक बागी कांग्रेसियों के क्षेत्र में कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। इसकी शुरुआत बड़ाम लहरा से हुई। बड़ाम लहरा सीट लोधी बाहुल्य सीट है। यहाँ से उमा भारती चुनाव जीतकर एमपी की सीएम बन चुकी हैं। उमा भारती के भाई इस सीट से विधायक रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो बीजेपी में चले गए। कमलनाथ ने प्रद्युम्न सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, जनता के सहयोग से 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, लेकिन बीजेपी ने सौदा कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मैं भी सौदा कर सकता था, लेकिन मैं सौदे की राजनीति नहीं करता, सिर्फ जनता के हक की राजनीति करता हूं। कांग्रेस का दावा है कि जिन विधायकों ने बगावत की, वहां जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था और 2023 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, इसलिए इन सीटों पर विशेष फोकस किया गया है। कमलनाथ ने कहा कि जो बगावत करके गए थे उन्हें 2023 चुनाव में हराना है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां बता रही हैं कि राज्य में बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं। हाल तो कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी होने वाला है बीजेपी का, लेकिन यहाँ बीजेपी विपक्ष से नहीं बल्कि अपनों के ही निशाने पर है और अंदरूनी कलह बीजेपी के लिए टेंशन बन गई है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और सत्ता पर काबिज कांग्रेस अभी से इन चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी कलह उसके लिए सिरदर्द बन गई है। राज्य में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफों को लेकर बीजेपी ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल से वसुंधरा राजे गायब थी और इसकी वजह ये थी कि उनको शामिल होने के लिए नहीं कहा गया था।
जिसको लेकर बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ गया है और अब इस विवाद पर जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एकला चलो यात्रा और देव दर्शन, धार्मिक सामाजिक दौरों के नाम पर खुद का स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम करवाने और जगह जगह पर जनसभाएं करने की शिकायत पार्टी आला कमान तक पहुंची है। प्रदेश पार्टी संगठन को सूचना दिए बिना इस तरह की यात्राएं करने पर पार्टी संगठन में नाराजगी जाहिर की है, जबकि पार्टी के पहले से प्लान प्रोग्राम में भी सीनियर नेता नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को एकजुट होने की बार बार नसीहत देने के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह जनता के सामने बार बार उजागर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इन इशू पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सीनियर बीजेपी नेताओं की क्लास लेंगे, इसलिए सख्त माहौल में होने वाली ये बैठक जयपुर की जगह दिल्ली में रखी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सूचना मिलते ही बीती शाम ही तुरंत दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य और राजस्थान के कोर कमेटी सदस्य केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी समेत कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। अब इस बैठक पर सभी की नजरें हैं कि नड्डा अपने विधायकों को कौन सा पाठ पढ़ाते हैं। वैसे सबसे मजेदार बात यह है कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भी नड्डा साहब बीजेपी नेताओं को कोई कड़ा संदेश दे सकते हैं। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के साथ ही चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे मुश्किलें तो इस वक्त बढ़ गई हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की, क्योंकि इमरान के खिलाफ आए चुनाव आयोग के फैसले ने उनके दोबारा पीएम बनने के सपने पर ग्रहण जो लगा दिया है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। सत्ता छिन जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर खुद की पार्टी को ताकत देने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो फिर सत्ता पाने की जद्दोजहद भी कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश के बीच उन्हें जोरदार झटका लगा है। चुनाव आयोग ने इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है। ईसीपी ने ये घोषणा की है कि इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की घोषणा की। ये फैसला 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से लिया। हालांकि जब इस फैसले का ऐलान हुआ उस समय पंजाब के सदस्य मौजूद नहीं थे। निर्णय के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। दरअसल इमरान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए विदेशी नेताओं से मिले तोहफों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया। आरोप है कि इमरान खान ने तोशाखाना के तोहफों में दी गई कई घड़ियों में एक घड़ी डीलर को 15.4 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेची है। अगस्त में गठबंधन सरकार ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय के विवरण साझा नहीं करने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं इस बीच चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किसी ने फायरिंग कर दी। ये पता नहीं चल सका कि फायरिंग किसने की है। फायरिंग से जान माल के नुकसान की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिल्किस मामले में घिरी सरकार की। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करके गुजरात सरकार बुरी तरह फंस गई है और अब हर कोई सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहा है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में आज एक और याचिका दायर की गई, तो किसने दायर की ये याचिका और क्या है कोर्ट का रुख, देखिए रिपोर्ट में। 15 अगस्त को बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद से गुजरात सरकार विपक्ष के साथ ही आम जनता के भी निशाने पर आ गई है और हर तरफ सरकार के इस फैसले की निंदा हो रही है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज फिर 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक महिला संगठन की ओर से याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की सहमति दे दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने ये याचिका भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। शीर्ष कोर्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ से दायर एक याचिका पर पहले से सुनवाई कर रही है। इसमें सजा की छूट और मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है। बता दें कि इससे पहले 18 अक्टूबर को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था और दोषियों को रिहा करने के फैसले को सही ठहराया था। इतना ही नहीं, सरकार ने इस फैसले में केंद्र की सहमति भी बताई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत भारी है। इसमें कई फैसलों का हवाला दिया गया है, लेकिन तथ्यात्मक बयान गायब हैं। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए 29 नवंबर को मामले की आगे की सुनवाई तय की और अब नई याचिका पर भी 29 नवंबर को ही सुनवाई होगी। वहीं गुजरात सरकार के हलफनामे के बाद से अब केंद्र सरकार भी, खासकर पीएम मोदी भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और विपक्ष उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।